हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रिचा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। जैसा कि आप सबको पता है, ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल। तो आपको पता है ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है जियो और ग्राफोस। जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है आपका भू या फिर पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, वर्णन या फिर अध्ययन करना, वर्णन या फिर अध्ययन करना। तो अगर हम दोनों को मिलाकर कंबाइंड में बात करें तो इसका मतलब जो निकल कर आता है, ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, भूगोल को जो है ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। तो आपने 11th क्लास में एक बात और पढ़ी होगी कि जो भूगोल शब्द था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? सोचिए, भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो किया था आपका इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। क्लियर है? चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। सेम इसी तरीके से हमने देखा था 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भूगोल को दो शाखाओं में बांटा जाता है, यानी कि भूगोल को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या भूगोल को रियलिटी में दो भागों में बांटा जा सकता है? दो या एक या कितने भी भागों में बांटा जा सकता है? और बांटा जा सकता है तो क्यों बांटा जा सकता है, किस बेसिस पर बांटा जा सकता है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जब भूगोल को पढ़ना शुरू कर रहे थे तो हमने इसमें देखा, भूगोल में पढ़ने के लिए काफी सारी चीजें थी। जैसे आपकी नदियां हो गई, नदियां हो गई, ठीक है, झरने हो गए, झील थी, पहाड़ थे, ठीक है, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, अस्पताल हो गए, और ठीक है, उद्योग हो गए। तो हमने इसमें पढ़ते पढ़ते ये देखा कि कुछ चीजें तो इसमें ऐसी हैं, जैसे कि नदियां, झरने, झील, पहाड़, ये तो ऐसे हैं जो हमें नेचर ने दिया है, नेचुरल है, जिसमें इंसान का कोई भी सहयोग नहीं है। और एक तरफ ऐसी चीजें थी जैसे स्कूल है, अस्पताल है, उद्योग है, जिनमें बिना मनुष्य के ये चीजें बन ही नहीं सकती, बिना मनुष्य के सहयोग के। मानस वो पृथ्वी भी उतनी प्रकृति भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन ये बिना मानव के सहयोग के नहीं बन सकते। तो हमने इनको पढ़ने को सुविधाशील बनाने के लिए, अपने पढ़ने को आसान करने के लिए, हमने इन्हें दो भागों में बांट दिया। ये नेचुरल थे, इसलिए हमने इन्हें कहा भौतिक भूगोल। ये भौतिक चीजें थी, फिजिकल थी, इसलिए हमने इन्हें बोला भौतिक भूगोल। और इनमें मानव का सहयोग ज्यादा था, पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, इसलिए हमने इनको कहा मानव भूगोल। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसलिए हमने अपने पढ़ने को आसान बनाने के लिए भूगोल को दो भागों में बांटा, जिसमें से पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में वे सारी चीजें आती हैं जो भी प्रकृति ने हमें दी हैं, यानी कि जो भी चीजें नेचुरल हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये लिखा है, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का, किसका? अभी मैंने आपको बताया था, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने बात की थी कि सारी जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं जो हमें नेचर ने दी हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। इसकी कोई कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल के अंदर क्या आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है। मैंने आपको बताया था ना कि मानव भूगोल में सारी मानव द्वारा बनाई चीजें आती हैं, लेकिन वो बिना प्रकृति के सहयोग के नहीं बना सकते। मानव द्वारा एक दूसरे के, मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध के संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है।
मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। मानव भूगोल से हमें पता चलता है कि मनुष्य और उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, ठीक है। भूगोल की इस शाखा का अध्ययन, यानी कि कौन सी शाखा का अध्ययन, मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में किसने किया था? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है जिसका नाम है स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पेशीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। ठीक है, ये हमने जान लिया कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में आता क्या है। अब देखते हैं रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल, यानी कि रेडजेल के अकॉर्डिंग मानव भूगोल किसको बोला जाता है। क्या देखने वाले हम रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल। ठीक, रेडजेल जिन्हें क्या बोला जाता है, ये आपको बहुत जरूरी अच्छे से याद रखना है कि रेडजेल को आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। रेडजेल जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपजियोग्राफीज में लिखा है, क्या लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है या अनिवार्य है। क्या है इनकी डेफिनेशन? मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, अब से ऐसे ही हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जरा एलएनसी सैंपल के अनुसार। किसके? एलएनसी सैंपल के अनुसार। एलएनसी सैंपल ने क्या कहा है? एलएनसी सैंपल ने कहा है भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके, यानी कि नेचर ने हमें जितने भी संसाधन दिए, जितने भी रिसोर्स दिए हैं नेचुरली, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क आदि भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया जाता है। अब ये गांव है, शहर है, सड़क है, रेल नेटवर्क है, ये बनाए बेशक मानव द्वारा गए हैं, लेकिन क्या हम बिना नेचर की चीजों के इन्हें बना सकते हैं? बिना नेचुरल चीजों के इन्हें बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसमें हमें हर जगह नेचर की जरूरत पड़ती ही है। एलएनसी सैंपल कहती है, एलएनसी सैंपल थी कौन पता है? ये थी रेडजेल की एक स्टूडेंट। कौन थी? रेडजेल की एक स्टूडेंट। इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। क्या बोला इसने? अस्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी जो अस्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव जो कि हर मानव, वो मानव जो हर वक्त क्रियाशील रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, उसके बदलते रिश्तों का बोध कराता है। अब इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आप इसमें एक कीवर्ड देख लीजिए। इसका कीवर्ड है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। इससे आप याद रख सकते हैं ये डेफिनेशन किसने दी है? एलएनसी सैंपल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मानव भूगोल का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू होता है। मानव भूगोल कैसे बनेगा? क्योंकि उसमें मानव का इंटरफेयर ज्यादा होगा। मानव का इंटरफेयर ज्यादा कब होगा? जब वो पर्यावरण के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, उसके साथ अपना तालमेल बिठाएगा, समायोजन एडजस्ट करना शुरू करेगा, उसमें थोड़े चेंजेस लाएगा, उसके साथ शुरू हुआ है। खोज की उम्र में पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। इसे आप छोड़िए, इसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। अब देखिए, सबका अपना अलग अलग मानना था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, जितने मुंह उतनी बात। तो जितने लोग थे उस समय के विद्वान, उनके अलग अलग विचार थे। कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था। उनके अनुसार कुछ विचार भी आए। लेकिन उससे पहले जरा हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल प्रकृति में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य बहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। ठीक है, मानव भूगोल के पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। अब देखिए, मानव भूगोल में ज्यादातर हम किनका अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम मानव भूगोल के अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत पहले पढ़ते हैं हम सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल,
देखिए, संस्कृति किससे बनी? इंसानों से बनी, मानव से बनी। समाज किससे बना? मानव से बना। नगर किससे बने? मानव से बने। जनसंख्या किससे बनी? जनसंख्या किससे बढ़ी? मानव से। राजनीति कौन करता है? मानव करता है। आवास किसको चाहिए? मानव को चाहिए। आर्थिक भूगोल यानी कि पैसे की बातें कौन करता है? मेरे ख्याल से तो इंसान के अलावा और कोई पैसे की बात करता भी नहीं है, है ना? तो मानव है। अब इसमें ही उपक्षेत्र भी है मानव भूगोल के कुछ। उपक्षेत्र क्या है? जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये तो आपका क्षेत्र में भी था। ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। ठीक है, ये है आपके कुछ उपक्षेत्र मानव भूगोल के। अब बात करते हैं मानव भूगोल की विचारधाराओं की। जो मैंने आपको बताया कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जो जैसा मानता है वो उसकी विचारधारा बन जाती है। ठीक है, तो विचारधारा क्या होता है? ये देखिए, विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरिए। क्या होता है विचारधारा? अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नजरिए को मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया। अब ऐसे तीन विचारधाराएं निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? तीन मुख्य विचारधाराएं निकल के आई। कौन कौन सी है वो मुख्य विचारधाराएं? एक है नियतिवाद, एक है संभववाद और एक है नव निश्चयवाद। तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा होती क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मानवतावादी विचारधारा से आशय मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय कब हुआ? इसका उदय हुआ 1970 के दशक में। कब हुआ? 1970 के दशक में। ये याद रखना है, ठीक है। इसका अध्ययन आशय क्या था? मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों के साथ जोड़ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है आपका आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। क्या आता है? आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये याद रखना है। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर। ठीक है, चलिए। प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। इसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर आती है एक विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसमें क्या है? मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। स्टार्टिंग में जब हम लोग आदि मानव के टाइम पे थे, जब प्रारंभिक अवस्था में जो मानव था वो बिजली कड़कने से भी डर जाता था, जरा सी बारिश हुई उससे भी डर जाता था, आग से भी डरता था, हर चीज से डरता था। यानी कि वो प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था। कैसे जीता था? प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश, फिर उसने क्या किया? प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया। बारिश हुई तो गुफा में छिप गया, ठंड हुई तो थोड़ी थोड़ी आग जलाने की कोशिश की, है ना? तो उसने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या कहा जाता है उसको? पर्यावरणीय निश्चयवाद। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर आती है हमारी तीसरी विचारधारा, जिनका नाम है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के बाद क्या अंतर्गत क्या हुआ? नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ये जरूर याद रखना है। नव निश्चयवाद की संकल्पना दी थी ग्रिफिथ टेलर द्वारा। किसके द्वारा दी गई? ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्गों को परिलक्षित करती है। अब मेरी बात देखिए, एक विचारधारा थी पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या था? मानव था जो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही जीता था, प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता था। लेकिन जब संभववाद वाली विचारधारा आई, संभववाद के लोगों ने क्या कहा कि मानव ने प्रकृति को अपने अधीन कर लिया। मानव प्रकृति को कुछ समझ ही नहीं रहा है, हर चीज का जुगाड़ निकाल रखा है कि प्रकृति हमें कहाँ तक परेशान करेगी। लेकिन इससे क्या होता है कि प्रकृति को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है पर्यावरण को। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ना तो प्रकृति को अपने ऊपर हावी होने दो और ना ही खुद प्रकृति के ऊपर हावी हो, इसके एक बीच का मार्ग निकालो। तो जो बीच का मार्ग था ना, मध्य का मार्ग, उसको ही बोला जाता है नव निश्चयवाद। क्या बोला जाता है? निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यानी कि
ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। मतलब एक टाइम था जब हम बिल्कुल ही प्रकृति के ऊपर डिपेंड थे कि जैसा नेचर करेगी वैसा ही होगा। फिर एक टाइम आया कि ह्यूमन ने प्रकृति को पूरी तरीके से दबा दिया, जैसा इंसान चाहेगा वो होगा। तो लेकिन जो ये नवनिश्चयवाद वाली संकल्पना है, ये ना तो पूरी आवश्यकता की स्थिति है और ना ही स्वतंत्रता की। इसमें मनुष्य ना तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ना ही पूरी तरीके से डिपेंड है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का क्या करता है, मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस नवनिश्चयवाद में क्या कहा गया, क्या प्रकृति पर विजय प्राप्त तो करो, लेकिन प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर। इतना भी मत करो कि प्रकृति को इतना नुकसान पहुंच जाए कि हम उसकी भरपाई ही ना कर पाए। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नवनिश्चयवाद की विशेषताओं की। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। किस पर बल देती है, पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हमारी सारी समस्याओं का हल भी हो जाए। पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है, ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। जैसे कि अभी हमने इससे पिछली वाली लाइन में पढ़ा था, एक मिनट, ये रहा, ये पढ़ा था ना कि यह नितांत आवश्यकता, ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की, है ना। यही है कि ना तो प्रकृति पर पूरी तरह से डिपेंड होना है और ना ही प्रकृति से पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। अब देखिए, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना। प्रकृति पर विजय तो तुम पाओ, प्रकृति के सारी चीजों को कंट्रोल तो कर लो, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन करके उससे विनाश से बचाना होगा। कहीं ऐसा हो कि प्रकृति पर जीतने के चक्कर में हम पूरे नेचर का ही नाश कर दें। प्रकृति देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे नियमों का पालन करना है। जैसे कि औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रीज बनाते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना है, ठीक है। खनन यानी कि खुदाई करते समय अति दोहन से बचाना है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अगली विचारधारा की। अगली विचारधारा है नियतिवाद। नियतिवाद, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। क्या माना जाता है इसमें, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। यानी कि मनुष्य जो भी करेगा वो अंडर कंट्रोल करेगा, किसके, नेचर के। मानव की आदिम अवस्था, यानी कि जब हम आदि मानव थे, कौन सी अवस्था, आदि मानव वाली अवस्था। आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। अब देखिए, रेडजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। ये किसके समर्थक हैं सारे, ये हैं नियतिवाद के। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी भी जैसे आदि मानव के टाइम पर रहते थे, कि जैसा पृथ्वी जैसा नेचर चाहेगा वैसा ही हो। हम बिजली से भी डरे, हम आग से भी डरे, मतलब नेचर पर कंट्रोल ना करें, ये उसके समर्थक थे, ठीक है। नियतिवाद सामान्यतः मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक समझता है। क्या समझता है, निष्क्रिय कारक। जब एक बात बताओ, जब हम नेचर जैसा करना चाहेगी वैसा ही हम अपने ऊपर होने देंगे तो हम तो फिर निष्क्रिय कारक हो गए ना, यानी कि ह्यूमन तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो वही चीज है, नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण, आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता दिया था मैंने अभी आपको एग्जाम्पल। किसानों की जलवायु पर निर्भरता, ठीक है। जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं संभववाद की। संभववाद में क्या है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी कि इसमें क्या कर सकता है, मनुष्य अपने पर्यावरण में चेंजेस ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। और क्या कर सकता है, प्रकृति ने हमें जो भी चीज दी है, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने लाभ के लिए उनका यूज कर सकते हैं। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। संभववाद क्यों पड़ा इसका नाम, कि जब हम नेचर पर डिपेंड है तो उससे और हम स्वतंत्र हो जाएं, उसकी अवस्था की ओर प्रस्थान करना संभव है, इसलिए इसको संभववाद बोला जाता है। अच्छा, इसको मानने वाले प्रमुख कौन है, ये नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम। जैसे कि नवनिश्चयवाद के कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। ऐसे ही संभववाद की कौन है, विडाल डी लाप्लास और लुसियन फैले।
इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक मिनट, ठीक, एक पॉइंट और है, क्या है, संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। क्या करता है? संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जो पर्यावरणवाद था, जो पर्यावरणीय विचारधारा थी, उसमें किसको सबसे ज्यादा मेन माना गया था? प्रकृति को, कि प्रकृति मेन है, इंसान निष्क्रिय होना चाहिए, इंसान कुछ ना करे। अब संभववाद में क्या माना गया है? संभावनावाद में इसमें माना गया है मनुष्य इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी को मतलब प्रकृति को दबा सकता है, प्रकृति पर विजय पा सकता है, और उसे सक्रिय शक्ति रूप में देखता है। मनुष्य को किसमें देखता है? सक्रिय शक्ति के रूप में। जबकि पर्यावरणीय विचारधारा थी जो, वो किसमें देखती थी? मनुष्य को निष्क्रिय रूप में। ठीक है ना। अब जैसे कि उदाहरण, नदी पर पुल बना लिया इंसान ने, खेती कर ली, खेतों में ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, परिवहन कर लिया, तो ये क्या है? प्रकृति पर थोड़ी थोड़ी विजय पाई। अब बात करते हैं मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये दो चीजें हैं, मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप एक काम कीजिए, जैसे इसमें लिखा है मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है, तो इसका कर लीजिए इसको प्रकृति का मानव। इसको कैसे याद करना है आपको? प्रकृति का मानव। इससे आपको पता चल जाएगा, प्रकृति का मानव होगा तो प्रकृति का ही जोर चलेगा इंसान पर। ठीक है, और सेम इसी तरीके से जैसे यह है प्रकृति का मानवीकरण, तो ये देख लो तो मानव की प्रकृति है, और इसको उल्टा करके पढ़ो तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्या पढ़ना है इसको? मानव की प्रकृति। अब इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि मानव की प्रकृति है तो नीचे दबा हुआ कौन रहेगा? प्रकृति, और ऊपर कौन रहेगा? मानव। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य तकनीक की मदद से, किसकी मदद से? टेक्निक्स जो आजकल मनुष्य ने डेवलप कर ली है, मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतावाद कहा जाता है, जो मनुष्यों का प्रकृतिकरण है, यानी कि प्रकृति का मनुष्य है। इतना क्लियर है? यानी कि इस पर किसकी चलेगी? प्रकृति की चलेगी। फिर आता है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि मानव की प्रकृति। अब जब मानव की प्रकृति है तो मानव की चलेगी, मानव कुछ भी कर सकता है। तो इसमें देखिए, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, यानी कि टेक्निक्स के डेवलपमेंट के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू कर दिया, मतलब उसने चेंजेस करना शुरू कर दिया और सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव निश्चयवाद एक मध्य मार्ग, क्या था? मध्य मार्ग पेश किया गया था। क्या नाम था उसका? नव निश्चयवाद, जिसका अर्थ है कि ना तो पूर्ण आवश्यकता यानी कि पर्यावरणीय नियतत्ववाद, और ना ही पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि अधिभोग की स्थिति है। ये क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है यही। यहाँ तक देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।